अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज बात करेंगे हम लोग जब किसी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट चलता है। तो जैसे इस बात को समझ सकते हो, वैसे किसी प्लेन मिरर के आगे चलना शुरू करो तो देखोगे तुम्हारा इमेज भी तुम्हारे पास आना शुरू करेगा। मतलब एक स्थिति ऐसी होती है जब मिरर रुका हुआ हो तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ जा रहा तो उसका इमेज जो है वो भी मिरर की तरफ आता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जब मान लो ऑब्जेक्ट रुका हो और मिरर ही चलने लगे। तो इन सारे कंडीशन पे बात करेंगे अभी। वेलोसिटी ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर पहले कंसिडर करते हैं और दो तीन केसेस में इसे समझेंगे। जैसे फर्स्ट एक केस 1 देखो। इस केस में मिरर फिक्स्ड है, मिरर इज फिक्स्ड। सपोज ये कोई प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट इस मिरर की तरफ चल रहा है किसी वेलोसिटी v0 से, कैपिटल V ले लो इसे। अभी जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उतनी ही दूरी पर देखोगे इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा भी था लास्ट लेक्चर में कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज भी होता है। और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की, ये मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। अब जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट अगर चलेगा मिरर की तरफ तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगा। और इस बात को प्रैक्टिकली भी समझा जा सकता है और इस तरीके भी से भी समझो कि मान लो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 100 सेंटीमीटर, तो इमेज भी यहाँ से 100 सेंटीमीटर पीछे होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर चलता है तो ये इमेज भी आगे 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर 90 पे है तो इमेज भी हम 90 पे बनेगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों की स्पीड इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होंगे। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हो इस मिरर फिक्स्ड हो तब, इन दिस केस जो
इमेज की वेलोसिटी है, अगर वेक्टरली बोलो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट है। एक और बात को समझ सकते हैं कि मान लो इसी में अगर एक केस ए देखा हमने फिक्स्ड मिरर में, एक इसी का दूसरा केस है, इसमें भी मिरर फिक्स्ड है लेकिन ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर नहीं चलकर से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज भी उतनी ही दूरी पर उस तरफ बनेगा और ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर नहीं चलकर कहीं इस डायरेक्शन में चल रहा है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना। तो ऐसे में इमेज किस डायरेक्शन में चलेगा, क्या करेगा, तो ये देखो प्रैक्टिकली ऐसे समझा जाए कि ऑब्जेक्ट अगर चलते हुए मान लो मिरर के कांटेक्ट में बिल्कुल यहाँ पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पहुंच गया, मिरर से टच में आ गया, तो इमेज भी उसके पीछे बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पे ऐसे चल रहा तो इसका इमेज इस लाइन पे इस तरीके से चलेगा इमेज इसका। दोनों की स्पीड सेम होगी, जितने टाइम में जितनी दूरी तय करके ये पहुंचेगा, ये इमेज भी उतने ही टाइम में उतनी दूरी तय करके यहाँ पहुंचेगा। तो अभी भी दोनों की स्पीड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि ये दोनों की वेलोसिटी जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट अपोजिट नहीं है। तो इस v नॉट के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो मिरर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। ये कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट। उसी तरीके से इस इमेज वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दीजिए। तो ये इमेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है और ये इमेज की वेलोसिटी, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है ना। तो इस कंडीशन में क्या देखोगे कि हियर वेलोसिटी कंपोनेंट which is parallel to the mirror are equal in magnitude and direction both for object as well as image। दोनों का वेलोसिटी का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो बराबर होगा, लेकिन जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो अपोजिट है। मतलब इमेज की वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है मिरर के, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाया। इस पे वेक्टर भी लगा सकते हो, लेकिन ये जो डायरेक्ट पैरेलल और परपेंडिकुलर दिए हैं जिससे डायरेक्शन का पता चल रहा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट ये मिरर के पैरेलल वाला सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये दोनों केसेस हैं जब मिरर अपनी जगह पर फिक्स्ड हो। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिरर भी मूव करे। तो आगे एक देखते हैं कि ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और मिरर मूव कर रहा, फिर देखेंगे दोनों ही मूव कर रहे हो तो क्या होगा।
इसके सेकंड केस पे बात कर रहे हैं और सेकंड केस में अब मिरर मूव कर रहा, मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस केस में ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है। अब ये मिरर मूव करना शुरू कर दिया किसी वेलोसिटी, सपोज vm से इस डायरेक्शन। अब ये समझे कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो कुछ इस तरीके से समझो, अगर ये मान लो अभी 100 सेंटीमीटर है, 100, और ये भी 100 सेंटीमीटर होगा। इस सिचुएशन से ये मान लो कि मिरर 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, तो 10 सेंटीमीटर अगर ये आगे बढ़ा तो ऑब्जेक्ट से दूरी अब बच गई इस मिरर की 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। अब उसके पीछे 90 सेंटीमीटर पीछे इमेज होगा। ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स्ड है, तो अभी अगर ये 100 सेंटीमीटर दूरी है तो ये भी 100 होगा। मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी शुरुआत में 200 सेंटीमीटर है, और अगर मिरर 10 सेंटीमीटर आगे खिसकता है तो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी अब टोटल बच जाएगी 180 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर 10 खिसका तो उधर दूरी बच गया 90। अगर 90 पर ऑब्जेक्ट है तो 90 पर ही पीछे इमेज होगा, तो टोटल इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से 180 रह जाएगी। ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स्ड है, इमेज 200 सेंटीमीटर पे था, अब नए केस में 180 पे आ गया, मतलब इमेज 20 सेंटीमीटर आगे खिसक गया। कब? जब ये मिरर 10 सेंटीमीटर आगे खिसका। तो इस तरीके से कह सकते हो कि जितनी दूरी ये मिरर आगे चलेगा उससे डबल दूरी इस बार इमेज को चलना पड़ेगा। तो इस केस में ये कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में मिरर चल रहा है उसी डायरेक्शन में डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इमेज, मतलब मिरर की वेलोसिटी का डबल वेलोसिटी होगा इस इमेज का जब मिरर चल रहा हो। अगर मिरर उधर खिसकता, मान लो ये 100 से मिरर उधर चलता 110 हो जाता, 110 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां से 110 और ले लो, मतलब इमेज जो है 220 पे चला गया होता। अगर ये मिरर आगे की तरफ 10 बढ़ता तो इमेज कह सकते हो आगे की तरफ 20 बढ़ता। तो अब ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। अगर मिरर फिक्स्ड हो तब तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट होगी। अगर मिरर मूव करे, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हो, तो मिरर की वेलोसिटी का डबल वेलोसिटी होगा इमेज का। और एक फाइनल थर्ड केस हो सकता है जब दोनों चलना शुरू कर दे, बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूविंग,
ऑब्जेक्ट भी मूव करे और मिरर भी मूव करे। से ये ऑब्जेक्ट सपोज v नॉट वेलोसिटी से चल रहा और ये मिरर भी आगे की तरफ चल रहा vm से मान लो। तो अब हमें जानना है कि ये इमेज किस वेलोसिटी से चलेगा, किधर चलेगा, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे जैसे दोनों काम होने लगा, मतलब इस बार इन दिस केस जो ये इमेज की वेलोसिटी हमें जाननी है, in this case velocity of image तो 1 बाई 1 ऐसे समझेंगे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा होता, तो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा होता तो जो मिरर की वेलोसिटी है उसका डबल वेलोसिटी उसके पास होता है इमेज का। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखते ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। किस कंडीशन में? जब ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा होता। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा, तो ऑब्जेक्ट मूव करने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है होती है उसके अपोजिट में इमेज की वेलोसिटी होती है उतनी ही। तो इसमें दोनों ही इफेक्ट नजर आएंगे इस इमेज को। इमेज का मूवमेंट दोनों कारणों से हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट चले तो भी और मिरर चले तो भी। अब दोनों चलने लगे तो नेट इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे? तो अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ चलता तो इस इमेज की वेलोसिटी इधर की तरफ v नॉट होती, सिर्फ मिरर चलता तो इधर मिरर चल रहा तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर होती। दोनों चल रहे हैं तो टोटल होगी 2vm माइनस ये अपोजिट में v नॉट। अब इस रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं चले ये 0 कर दो तो vi आ जाएगा ट्वाइस ऑफ vm। मिरर नहीं चले ये वाला 0 कर दो, इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट आ जाएगी। तो ये जो पॉसिबल केसेस हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का ड्यू टू प्लेन मिरर, इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसे। जैसे एक एग्जाम्पल में बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, है ना।
और मिरर जो इसके सामने है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा। तो ये इसकी जो इमेज है उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। तरीका सिंपल है, ये कहा गया फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इमेज का पहले तो किसी एक को रोक लो, मान लो ऑब्जेक्ट को रोक लो, तो मिरर जिस डायरेक्शन में जा रहा है ट्वाइस उसका ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। फिर मिरर को रोक दो तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अपोजिट वही वेलोसिटी होगी। तो टोटल ये बच गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसी डायरेक्शन में, है ना। तो ये अभी तक की बातें सारी प्लेन मिरर से रिलेटेड है। और प्लेन मिरर में ओवरऑल हम लोग देखें तो 2-3 कॉन्सेप्ट ही हैं। एक इमेज फॉर्मेशन का, दूसरा मिरर अगर रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेंगी, और फिर ये वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब देखो, जैसे 1 बाई 1 मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पूरे इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अलग अलग ऑप्टिकल एलिमेंट जैसे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस, प्रिज्म, इनके बारे में जानना है, इनके द्वारा ऑब्जेक्ट इमेज की बात करनी है। तो सेकंड जो पार्ट है वो है स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर को कैसे कह सकते हो, तो एक कोई कंप्लीट अगर स्फीयर है, कांच का स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, तो उस कांच के हॉलो स्फीयर का सर्टेन पार्ट, मतलब इसे हम लोग एक कंसीडर कर लें, एक स्फीयर, इस स्फीयर का इधर वाला एक सेक्शन इतना ही सेक्शन रखा गया, बाकी का ये पार्ट हटा लिया गया। इतना ही पार्ट रखा गया। इस स्फीयर का ये सेंटर होगा, सेंटर को सी कह सकते हो। तो ये वाला सेक्शन जो बच गया, इधर का पार्ट हटा लिए, तो ये सेक्शन दिखने में ऐसा लग रहा है कर्व टाइप का, लेकिन ये प्रॉपर एक स्फीयर का टुकड़ा, जैसे कोई मान लो कि मिट्टी का घड़ा होता है, उसका कुछ पार्ट टूट कर निकल गया, तो वो पार्ट जैसे होता है वैसे ही समझ सकते हो इस स्फेरिकल मिरर को। अब अगर इसके इस साइड के सरफेस की सिल्वरिंग कर दो, इधर एक लेयर बना देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, तो अब
ये जो अंदर का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। इधर अगर सिल्वरिंग कर देते हो तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर भी। और कन्वर्जिंग का कारण है वो हम लोग आगे देखेंगे। और बात सिंपल है कि अगर इस पर पैरेलल लाइट गिरेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट एक जगह पे कन्वर्ज होते हुए नजर आएगी, इसीलिए इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है, इसी मिरर का एक टुकड़ा हमने कट किया, मान लो ये सेक्शन, और इस बार इनर सरफेस को की सिल्वरिंग कर दी। ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर इन दोनों मिरर के प्रॉपर्टी को हमें स्टडी करना है। मतलब इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। जैसे प्लेन मिरर में बात बिल्कुल सिंपल था कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर पीछे इमेज बना। यहाँ ये जरूरी नहीं है। और प्लेन मिरर में इवन जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज बनता है। यहां पर ये इमेज बड़ा छोटा भी बन सकता है। स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कोई चम्मच ही है, स्पून जो है, स्पून का ये पार्ट आप देखोगे तो उसमें तो दोनों ही मिरर होते हैं। स्पून में इधर का पार्ट भी रिफ्लेक्टिंग होता है, इधर का पार्ट भी रिफ्लेक्टिंग। तो इधर का पार्ट कॉन्वेक्स मिरर और इधर का पार्ट कॉनकेव मिरर। तो उस स्पून में बिल्कुल नया एक चम्मच लो तो देखोगे कि उसमें आपके चेहरे के बराबर साइज का इमेज नहीं बनता है। कॉनकेव वाले साइड से देखोगे तो बड़ा इमेज दिखाई देगा और कॉन्वेक्स वाले साइड से देखोगे तो इमेज छोटा दिखाई देगा। तो इन केसेस में इमेज का साइज बड़ा छोटा भी हो सकता है। लेकिन पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जो टर्म्स बार बार यूज होगा यहाँ पे। जैसे ये C जो है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। C क्या है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली इस पूरे स्फीयर का ये सेंटर है, लेकिन कुछ एक कर्वेचर पार्ट है तो उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इस मिरर का जो सिमेट्रिक पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, सिमेट्रिक पॉइंट, यहां बोलो या यहां भी बोल सकते हो, बीचों बीच वाला पॉइंट, उस पॉइंट P को हम लोग बोलेंगे पोल। पोल तो पोल कहाँ है किसी स्फेरिकल मिरर का, तो उस स्फेरिकल मिरर को किसी फ्लैट सरफेस पे मान लो टेबल पे रख दो, तो जो उसका एक पॉइंट टच कर रहा होगा टेबल से, वही पॉइंट है पोल। ठीक है। और ये सेंटर से पोल को मिलाने वाला जो लाइन है, ये पूरी लाइन इधर भी या इधर भी, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो
line joining C and P is called प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये अपना मेन एक्सिस होगा इस मिरर का, और यहाँ पे जो R है, इस R को, ये C से P का डिस्टेंस, ये जो है CP या PC, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। इन टर्म्स को ध्यान में रखने हैं, और क्लास 10th में भी कुछ चर्चा की जाती इन टर्म्स की। इवन मिरर फॉर्मूला भी क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी हमें देखना है क्लास 12 में भी। आगे जैसे ये जो भी स्फेरिकल मिरर है, उसका जो यहां से यहां का ये डिस्टेंस है, इसे हम लोग अपर्चर बोलेंगे या लीनियर अपर्चर। तो यार D is aperture diameter। कोई भी मिरर है, उस मिरर का जो ये अपर्चर एरिया भी बोल सकते हो, और ये लेंथ जो है उसको अपर्चर डायमीटर। और नेक्स्ट, जब भी इस पर पैरेलल रे गिरे, तो पैरेलल रे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, उसे हम लोग, जिस पॉइंट पर, उसे फोकल पॉइंट बोलेंगे। उसको अलग से देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। इसी स्फेरिकल मिरर के लिए अब अगर फोकस या फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ भी आगे देखेंगे, फोकल प्लेन भी बोलेंगे, यह सभी को समझते हैं। तो वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो पैरेलल रेज, अच्छा इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा, जिन रेज का, उन रेज को हम लोग पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, और जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है उनको मार्जिनल रेज बोलते हैं। तो उसे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मेंशन करने के लिए कि जो पैरेक्सियल रेज से मतलब ये नहीं है पैरेलल रेज। पैरेक्सियल रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस
स्मॉल होगा। तो वो सभी पैरेक्सियल बीम किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, उस पॉइंट को ही हम लोग फोकल पॉइंट बोलेंगे, एफ से डिनोट करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो जैसे अगर कहा जाए फोकल पॉइंट, तो ये क्या है, द पॉइंट एट विच light rays point at which, ऐसे बोल दो, parallel beam of light converge or appear to be converge after a reflection from the mirror। फोकल पॉइंट क्या है? दैट इज द पॉइंट एट विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस और appear to be converge। appear to be का मतलब जैसे अगर एक कॉन्वेक्स मिरर ले लो और इस कॉन्वेक्स मिरर पे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो, तो ये लाइट उधर तो जा नहीं सकती क्योंकि बीच में मिरर है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी लाइट, जैसे ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इधर को गई, उसी तरीके से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर गई, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लग रहा है कि वहां पे कन्वर्ज होंगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपीयर टू कन्वर्ज। तो फोकल लेंथ वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती है किसी भी मिरर में, और उस फोकल पॉइंट का इस पोल से जो दूरी है, इस डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ बोलेंगे, इसे एफ से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ जो एफ से डिनोट करेंगे, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट फ्रॉम द पोल। पोल से फोकल पॉइंट की जो दूरी है उसे फोकल लेंथ कहेंगे। वही नेक्स्ट
एक जब कभी भी बात आती है फोकल प्लेन की, तो इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये कोई स्फेरिकल मिरर है और इसका ये फोकल पॉइंट है। तो फोकल प्लेन एक प्लेन है, सरफेस है, और वो एक इमेजिनरी सरफेस ही है जो कि इसी फोकल पॉइंट से गुजरता है और इस लाइन के ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये सरफेस क्या है, यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर है और जिस वो फोकल लेंथ उसी में है। फोकल प्लेन के बारे में कह सकते हो that it is an imaginary surface passing through imaginary surface passing through focal point and perpendicular to the principal axis. इसे बोलेंगे फोकल प्लेन। अब देखो फोकल प्लेन की जरूरत किस सिचुएशन में पड़ती है। तो जब कहीं भी जैसे पैरेलल बीम जो है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पैरेलल बीम से मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई बीम है लाइट का तो वो कन्वर्ज करेगा फोकल पॉइंट पे। लेकिन अगर वो लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, इस तरीके से किसी एंगल पे गिरे ये, मान लो ये अल्फा पे है ना, तो ये सभी लाइट उसी एंगल पे इधर फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। मतलब कि अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है जो बीम ऑफ लाइट है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर वो लाइट कुछ एंगल बना रहा तो भी वो पैरेलल बीम कन्वर्ज करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन फोकल पॉइंट पे नहीं, किसी पॉइंट पर जो फोकल प्लेन में होगा उस प्लेन में ही कहीं पे कन्वर्ज करेगा, है ना।
अब एक रिलेशन को समझो, ये आप लोग जानते भी होंगे और उसे हम लोग डेराइव करते हैं, देखते हैं। जो रिलेशन है वो एफ फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब फोकल लेंथ की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक हाफ होती है। और एक कब होता है, कैसे होता है, इस डेरिवेशन को समझेंगे। तो ये एक कॉनकेव मिरर लिया गया और इस कॉनकेव मिरर के लिए ये है इसका पोल। इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसको अगर देखो तो उस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे डिसाइड होगा। तो कोई स्फेरिकल सरफेस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर हमेशा उसके सेंटर से जाता है। जैसे कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले लो, मान लो ये स्फीयर है और स्फीयर का ये है सेंटर, तो किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक खींचा जाए नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर से पास करता है। तो इस पॉइंट पर भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये मान लो कि कोई पॉइंट है n, तो परपेंडिकुलर सेंटर से ही पास करेगा। और ये परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल कहलाएगा। तो ये जो इंसिडेंट रे है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलो। अब ये रे पैरेलल है इसके, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर ये कट करेगा उसी पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलेंगे, जो हम लोगों ने देखा है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस आई के साथ साथ अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये आई होगा, ये भी आई होगा, दोनों ही एंगल आई होंगे। और अब ऐसे में हमें ये पीएफ दूरी निकालनी है, पी से एफ की दूरी। पी से सी की दूरी तो आर है, ये दूरी हमें निकालनी है। तो पूरे आर से अगर इस दूरी को घटा दिया जाए सी एफ, तो ये पी एफ मिल जाएगा। ये वाली दूरी जो है अपनी, यही है फोकल लेंथ, है ना, पी एफ। ये दूरी अपना फोकल लेंथ होगा। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। ये एक तो हमें पहले सी एफ को लिखना चाहिए। अब ये सी एफ को लिखने के लिए अपने पास क्या है, तो ये सी एन की दूरी पता है, ये आर होगा। यहां से यहाँ सी से एन की दूरी आर, और ये ट्रायंगल देख रहे हो, दोनों एंगल ये बराबर हैं। तो इसके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींच दो ऐसे, तो सी एन दूरी आर है, तो ये आधी दूरी r/2 हो जाएगी।
ठीक है, इस परपेंडिकुलर को जो ड्रॉ किए हैं इसको मान लो कि एफ क्यू नाम दे दें। सी एन, यहाँ टोटल सी एन जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी एन आर है, सी पी भी आर है, क्योंकि सेंटर से तो स्फीयर के किसी पॉइंट की दूरी आर होगी। सो इन डायग्राम या बोलो तो इन ट्रायंगल सी क्यू एफ, सी क्यू एफ में चलें तो कॉस आई जो होगा, कॉस ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस उस ट्रायंगल का, सी क्यू बाई सी एफ। सो सी एफ इक्वल्स टू सी क्यू है आर बाई 2 और कॉस आई, है ना। सो देयरफॉर पी एफ जो डिस्टेंस है उसे हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस सी एफ, और सी पी क्या है, आर है, और सी एफ उधर की दूरी क्या है, आर बाई 2 कॉस आई, है ना। तो ये तो इस तरीके से निकल गया, लेकिन हमें तो साबित करना है फोकल लेंथ एफ बराबर आर बाई 2। ये तो एफ की वैल्यू इतनी सारी आ गई। तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला वैलिड है पैरेक्सियल रेज के लिए ही, मतलब उन रेज के लिए जिनका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी स्मॉल हो। इनफैक्ट पूरी आगे रे ऑप्टिक्स में हम लोग जब भी ये ऑप्टिकल डिवाइस के साथ काम करेंगे तो उसमें पैरेक्सियल रे को लेके ही चलेंगे जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो। तो आगे कह सकते हो कि फॉर पैरेक्सियल रेज angle of incidence I will be very small, और I काफी छोटा हो गया तो देन ये cos I की वैल्यू नियरली 1 ले सकते हो। थीटा का भी छोटा होने पर cos थीटा को नियरली 1 ले सकते हैं। So from equation 2 ये जो PF है वो R माइनस आर बाई 2 बराबर R बाई 2, और ये PF क्या है, फोकल लेंथ F है, F इक्वल्स टू R बाई 2। मतलब दो बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, लेकिन ये तब होगा जब ये रेज जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी स्मॉल हो, पैरेक्सियल रेज। और जनरली जो है जो लेते हैं हम लोग पैरेक्सियल रेज ही लेके चलते हैं, ठीक है।